Dear students, good morning to all of you. नीट और जे स्टूडेंट्स के लिए जो लेसन की सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसी का एक और लेसन 8B जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ऊपर बेस्ड है, हम लेके आ रहे हैं। 8A में हमने इलास्टिसिटी के बारे में, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एटसेट्रा इन सब के बारे में समझा। उनके मेन फार्मूले हम लोगों ने समझे थे, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुछ और फार्मूले यहाँ पर हम, कुछ और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हम लेते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मान लीजिए कि हमने कोई रॉड, मेटॉलिक रॉड, दो क्लैंप के बीच में रख दिया और फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाया। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रॉड तो एक्सपैंड होना चाहेगा, लेकिन ये दोनों तरफ के वॉल उसको रोकेंगे। तो रॉड जो है वो वॉल्स के ऊपर में फोर्स अप्लाई करेगा। इस फोर्स को हम कहते हैं थर्मल फोर्स। तो ये जो थर्मल फोर्स है F इज गिवन बाई YA अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। Y तो मालूम ही है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, A द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, अल्फा इज द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है उसका लीनियर कोफिशिएंट है ये अल्फा, एंड डेल्टा थीटा इज राइज इन टेम्परेचर, कि तुमने कितना टेम्परेचर बढ़ाया है। एंड दैट्स वाई द थर्मल स्ट्रेस मीन्स F by A इज इक्वल टू Y अल्फा डेल्टा थीटा, इतना मिलेगा। तो थर्मल फोर्स या थर्मल स्ट्रेस इट नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द रॉड, ये रॉड के लेंथ पर डिपेंड नहीं करते। थर्मल फोर्स तो एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन थर्मल स्ट्रेस एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता। तो किस किस पे डिपेंड करता है? यंग्स मॉडुलस, इट इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल, अल्फा इज आल्सो ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल। तो थर्मल स्ट्रेस डिपेंड करता है ओनली अपॉन द राइज इन टेम्परेचर, कि आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, बस उसी पे डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। थर्मल स्ट्रेन मीन्स डेल्टा L बाई L। तो हमको मालूम है कि डेल्टा L बराबर होता है कि कितना लेंथ बढ़ रहा है, या अल्फा को डिफाइन कर लीजिए। तो अल्फा इज गिवन बाई द चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हमको डेल्टा L बाई L मिल गया, इसको यहाँ छोड़ कर बाकी इस तरफ कर दें। तो अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, तो ये हुआ आपका थर्मल स्ट्रेन।
thermal strain only depend upon rise in temperature because alpha is a constant for the given material. तो थर्मल स्ट्रेस हुआ या थर्मल स्ट्रेन हुआ, बोथ डिपेंड अपॉन द राइज इन टेम्परेचर फॉर ए गिवन रॉड, नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ, नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल टेम्परेचर कितना बढ़ा उसी पे डिपेंड करता है। ठीक ऐसे ही यदि हम एक बॉल को किसी कंटेनर में रख करके उसका टेम्परेचर राइज करें तो वो कंटेनर के वॉल के ऊपर प्रेशर डालता है, और जितना प्रेशर वो अप्लाई करेगा उसी को कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाएगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेस जिस तरह से ये थर्मल स्ट्रेस हमको मिला लेंथ बढ़ने से, वैसे ही वॉल्यूम स्ट्रेस मिलेगा हमको वॉल्यूम के बढ़ने से। यदि हमने उसके वॉल्यूम को बढ़ने से रोक दिया तो फिर वो बॉल जो है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेस P इज गिवन बाई B इंटू गामा इंटू डेल्टा थीटा। Y की जगह यहाँ पर B द बल्क मॉडुलस, अल्फा द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, तो यहाँ पर गामा है वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, क्योंकि पूरा वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। एंड डेल्टा थीटा इज द राइज इन टेम्परेचर। आपको मालूम है कि गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। गामा जो होता है वो अल्फा के 3 टाइम्स के बराबर मिलता है। तो कभी कभी हमको गामा सीधा न दे करके अल्फा दे देता है, वहाँ से हम गामा इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और फिर अपना थर्मल स्ट्रेस, थर्मल वॉल्यूम स्ट्रेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। हमने एक वायर किसी सपोर्ट से लटका करके उसके ऊपर हमने कोई स्ट्रेस अप्लाई किया, उसके कारण प्रोड्यूस होने वाला स्ट्रेन हमने मेजर किया और इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ जो है हमें इस तरह से मिलता है, स्ट्रेन एंड इधर लिया स्ट्रेस। तो ग्राफ तो भाई ओरिजिन से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है। तो ये किसी पॉइंट ए तक स्ट्रेट लाइन मिलता है, मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हुक्स लॉ जो है इसी रीजन में सही होता है। इसके आगे फिर इसमें कार्बनेशन स्टार्ट हो गई, यानी इरेगुलरिटी आ गई। ऐसा भी तक हुआ। हम आगे और बढ़ाते स्ट्रेस तो इसमें इरेगुलरिटी और भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद तो फिर इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा कहाँ तक मिलता है, मान लीजिए डी तक इरेगुलर एक्सपेंशन हो रहा है। डी के बाद हम स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर भी स्ट्रेन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस द स्ट्रेन इज कंटिन्यू टू इंक्रीज, और ये स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है, यानी वायर और लंबा होता चला जा रहा है। तो वायर की थिकनेस तो कम होती चली जाएगी,
और जब वायर की थिकनेस कम होती चली जा रही है तो कहीं जा कर के वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो ये इस ग्राफ के ऊपर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो हम यहाँ पर ए को कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन यदि हम बी तक का स्ट्रेस लगा दें, इतने का बराबर स्ट्रेस अप्लाई करें और फिर स्ट्रेस रिमूव करें, फोर्स को हटा दें, तो वायर फिर से अपने ओरिजिनल साइज में पहुंच जाता है, स्ट्रेन जीरो हो जाता है। इसलिए बी तक वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज नोन एज द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन मान लीजिए आपने सी के बराबर का स्ट्रेस अप्लाई किया है, स्ट्रेन आया और फिर आपने फोर्स रिमूव किया, तो वायर अपने ओरिजिनल लेंथ में नहीं पहुंच पाता, यानी स्ट्रेन जीरो नहीं हो पाता। यहाँ से यदि हमने स्ट्रेस हटाया तो वायर कुछ इस प्रकार से अपनी लेंथ कम करता जाता है, लेकिन इतना बच गया, इतना बच गया, ये लेंथ में इतना परमानेंट बढ़ा इंक्रीज हो गया, और इसलिए इसको हम कहते हैं परमानेंट सेट। इट इज कॉल्ड द परमानेंट सेट। मतलब ये कि यहाँ पर आप बी के बाद वायर जो है अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी खोता चला जा रहा है, और जब इलास्टिक प्रॉपर्टी कम होती चली जा रही, खोता चला जा रहा है, इसका मतलब कि उसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टी आ रही है, उसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टी आती चली जा रही है। तो सी से ये स्टार्ट हो जाता है कि बॉडी जो है, वायर का मटेरियल जो है अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज करता चला जाता है और प्लास्टिक प्रॉपर्टी को गेन करता चला जाता है। कहाँ तक? डी पर आकर के वो कंप्लीटली प्लास्टिक प्रॉपर्टी गेन कर चुका है। अब उसके पास कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। अब जो भी स्ट्रेन आएगा वो परमानेंट हो जाएगा, भले आप फोर्स हटा लें तो भी वो स्ट्रेन परमानेंट रह जाएगा। तो सी से उसका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी से वो प्लास्टिक प्रॉपर्टी लेना स्टार्ट कर देता है, और इसलिए हम सी को कहते हैं यील्ड पॉइंट। सी को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। सी डी ये कहलाता है रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी, कि कितनी दूर जाकर के वो कंप्लीटली प्लास्टिक प्रॉपर्टी बिहेव करता है। और ई पर आकर के वायर टूट गया, इसलिए ई को हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ई इज नोन एज द ब्रेकिंग पॉइंट। इस पॉइंट से रिलेटेड जो स्ट्रेस है, ई यानी वायर को तोड़ने के लिए आपको कितना स्ट्रेस लगाना पड़ा है, इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस corresponding to the breaking point is called breaking stress। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाता है। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस केवल वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर नहीं, उसके एरिया पे नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर नहीं। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस not depend upon length, not depend upon
radius depend upon मटेरियल, ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं। मीन्स इट इज आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। जब किसी वायर को किसी वर्क में लगाया जाता है, जैसे क्रेन हुआ, लिफ्ट हुआ, ये सब के सब वायर के थ्रू काम करते हैं, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम लोड हम अप्लाई करने के लिए सजेस्ट करते हैं वो है हाफ ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेस। यानी आप इतना अगर लगा दोगे या उसके आसपास लगा दोगे तो वायर के टूटने का चांस बन जाता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और इसलिए उसका जो वर्किंग लोड है कि हम कितना मैक्सिमम लोड उस पर अप्लाई करें, तो कंपनी सजेस्ट करती है, जो जिसने उसको बनाया है वो कंपनी सजेस्ट करता है कि आपका जो मैक्सिमम लोड है इट मस्ट बी हाफ ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेस, ताकि वायर में इलास्टिक प्रॉपर्टी बनी रहे। ठीक है। तो वर्किंग लोड ऑन ए वायर ऑफ क्रेन, lift is equal to half of the braking stress। तब आपका जो भी ऑपरेशन है वो सेफ बना रहता है। ठीक। अब ऐसा मटेरियल जिसके लिए ये रेंज CD काफ़ी बड़ा हो, उनको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। और ऐसे ही मटेरियल लोड उठाने के लिए सूटेबल होते हैं, यानी आप इनको क्रेन में यूज कर सकते हो, लिफ्ट में यूज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये रेंज CD बड़ा होना चाहिए। इनको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। इफ रेंज CD is large, then the material is called ductile। इसको हम डक्टाइल मटेरियल के नाम से जानते हैं। These materials are suitable to lift heavy load। ये हैवी लोड उठाने के लिए सूटेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टील। लेकिन यदि ये CD बहुत छोटा हो तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं ब्रिटल। If range CD is small, then material is called ब्रिटल। मतलब ये कि लेंथ बढ़ती गई और अचानक से टूट गई। और इसलिए ऐसे मटेरियल को आप हैवी लोड उठाने के लिए यूज नहीं करेंगे। कास्ट आयरन, ग्लास, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे भी मटेरियल मिले हैं जिसमें ये CD रेंज होता ही नहीं। इस तरह का इरेगुलरिटी या इस तरह के प्लास्टिक रेंज हमको वहाँ पर, रीजन हमको वहाँ पर नहीं मिलता।
बस वायर का लेंथ बढ़ता गया और फिर टूट गया। इनको हम कहते हैं इलास्टोमर। जैसे कि रबर के लिए यदि हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ खींचें तो वहाँ पर इस तरह का ग्राफ हमको नहीं मिलता। तो इफ रेंज CD is absent, then the material is called elastomer. फॉर एग्जाम्पल रबर। इनका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है। तो ये इलास्टोमर कहलाते हैं। तो ये हुआ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ और मटेरियल का बिहेवियर। अब हमने एक बार दो सपोर्ट के बीच में रख करके उसके बीच में हमने कोई लोड रखा, तो हमने इस तरह से दो सपोर्ट के ऊपर एक बार रखा और बीच में लोड अप्लाई किया। बिल्कुल ऐसा ही होता है ब्रिजेस के ऊपर। ब्रिजेस में भी दो सपोर्ट के बीच में इसी तरह का बार रखा होता है, उसी के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं। तो जब बीच में लोड आता है तो इसमें थोड़ा सा बेंडिंग होता है। इस तरह से ये बेंड होगा। तो कितना बेंड हुआ, ये वाला पोर्शन यहाँ तक आ गया। तो ये जो बेंडिंग है इसको हम दिखलाएं डेल्टा से। तो डेल्टा इज गिवन बाई WL³ अपॉन 4YBD³। इतने की बेंडिंग होती है। L तो लेंथ हो गया, D थिकनेस हो गई और B जो है वो ब्रेड्थ है। B आपका ब्रेड्थ, जैसे हमारा बार है, ये हमारा बार है मान लीजिए, तो ये तो आपका लेंथ हो गया। ये D हुआ, थिकनेस हुआ, और ये जो पोर्शन आएगा ये आपका ब्रेड्थ। ठीक है ना, लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस। तो बेंडिंग हम यहाँ से देते हैं। तो देख रहे हो कि बेंडिंग डिपेंड करता है लेंथ पर। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बेंडिंग उतनी ज़्यादा, और इसीलिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर जो है वो सपोर्ट बनाए जाते हैं और छोटा छोटा बार रख करके पुल या ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि L ज़्यादा ना हो, बेंडिंग ज़्यादा ना हो। डिपेंड करता है ये D पर, यानी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ की कंपैरिजन में थिकनेस आपका, गर्डर भी कहते हैं इस बार को, गर्डर का थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए। तो बेंडिंग कम होगी, और बेंडिंग कम होगी तो आपका ब्रिज जो है वो सेफ बना रहेगा। लेकिन यदि ये बार जो है रेक्टेंगुलर शेप का ना हो करके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हो, सिलेंड्रिकल शेप में हो, तो फॉर ए सिलेंडर द डेल्टा इज गिवन बाई WL³ अपॉन 12Y R का पावर 4। यहाँ रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये बेंडिंग ऑफ द, तो ये गर्डर के लिए
हम ऐसा ही मटेरियल लेंगे जो कि डक्टाइल हो, ताकि वो सफिशिएंट लोड ले सके। मान लीजिए हमने 2 वायर एंड टू एंड कनेक्ट किए, यानी कि सीरीज में कनेक्ट किए, तो उनका रिजल्टेंट यंग्स मॉडुलस कितना होगा? तो ग्रुपिंग ऑफ वायर्स, सीरीज ग्रुपिंग, कि एक वायर लटकाया, उसके बाद फिर दूसरा वायर लटकाया, फिर वहाँ से फिर अपना लोड लटकाया, तो ये हो जाएगा सीरीज ग्रुपिंग। तो रिजल्टेंट वाई मिलता है y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। लेकिन जब हमने वायर को पैरेलल में कनेक्ट किया, सीरीज समझ में आ गया ना, कि एक वायर ये हो गया और उसके बाद फिर ये दूसरा वायर, और फिर यहाँ से अपना लोड लटकाया। ये y1 का, ये y2 यंग्स मॉडुलस का मटेरियल से बना हुआ है, तो ये रिजल्टेंट ऐसा मिलेगा। लेकिन यदि हम पैरेलल में कनेक्ट किए, पैरेलल ग्रुपिंग दिया, तो y बराबर मिलता है y1 प्लस y2/2। यानी हमने ये 2 वायर लटका दिए और फिर यहाँ से अपना लोड, ये y1 और ये y2 यंग्स मॉडुलस के मटेरियल से बने हुए हैं। हाँ, यहाँ पर याद रखना कि दोनों केसेस में वायर की लेंथ इक्वल है, वायर्स की थिकनेस भी इक्वल है। फॉर इक्वल लेंथ एंड थिकनेस, फॉर इक्वल लेंथ एंड थिकनेस, ठीक है। तो इस तरह से मिलेगा। हमने किसी वायर को किसी सपोर्ट में क्लैम्प करके उसके निचले एंड को ट्विस्ट दिया, तो वायर में शियर प्रोड्यूस होता है। तो ये कितना प्रोड्यूस होता है? तो मान लीजिए कि हमने इस तरह से एक वायर जो है किसी सपोर्ट से लटका दिया, लेंथ L है और डायमीटर 2R है। फिर हमने नीचे वाले एंड को ट्विस्ट किया, इतना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ शियर। इतने का शियर वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। और मान लीजिए कि हमारा जो रेडियस है वो थीटा एंगल से टर्न हुआ, रेडियस जो है वो थीटा एंगल से टर्न हुआ है। तो और ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं डेल्टा x के बराबर आया है, तो फाई बराबर होगा डेल्टा x अपॉन एल, आर का अपॉन रेडियस। तो थीटा बराबर होगा डेल्टा x अपॉन आर, आर का अपॉन रेडियस, और तब फाई बाई थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल, एंड दैट्स वाई फाई इंटू एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। यहाँ से आप शियर एंगल दे सकते हो, मालूम कर सकते हो। अब इसको घुमाने के लिए आपने कोई टॉर्क तो अप्लाई किया होगा, तो टॉर्क कितना अप्लाई होता है? तो
जो वायर है या रॉड है जो भी है उस पर हमने जो टॉर्क अप्लाई किया हुआ है घुमाने के लिए, ये होता है पाई ईटा आर का पावर 4 इंटू 5/12। तो फाई कहाँ से मिलेगा आप यहाँ से निकाल लेना, उसके बाद फिर वहाँ रखना है। ईटा तो मालूम है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ईटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक, तो ये कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका हेल्प करेंगे। तो बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बतला दिए इन 2 लेसन में, 8A और 8B में। अब अगले लेसन में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम अगले लेसन से बनाना स्टार्ट करेंगे, उनको बनाना सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर करा रहा हूँ केवल उतना ही सफिशिएंट नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये केवल आपको एक प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन इसी को आगे आपको बढ़ाना है। जैसे आपने यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व किया, जैसा आपने सीखा कि इस तरह का प्रॉब्लम हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर जो आपने सीखा है उसको यूज करते हुए आप घर में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें, तब जाकर के आपका चैप्टर, कोई भी चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ यदि हम लोगों ने किसी लेसन में 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उसी तरह से 50 क्वेश्चन आप अपने घर में सॉल्व करें, कम से कम, और ज़्यादा कर सकते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। तो बच्चों अगले लेसन में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।